बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, मैं नहीं चाहूँगी कि मैं बहुत लंबा चौड़ा इंट्रो दे के तो वक्त की चूँकि किल्लत है तो वक्त का ज़िया हो सके। शॉर्टली बता दूँ कि ईरान इज़राइल इशू पे आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में, और इस पे हमें ज्वाइन किया है आपको बताएं कि जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी जनरल साहब, अब मेरी आवाज़ अब तक क्लियर है? अभी थोड़ा ऊंचा बोले। मेरे पास सिर्फ 7 मिनट है, इसके बाद देखो। जी जनरल साहब, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी ये कहा है कि सलामती कौंसिल से आज अमन का पैगाम जाना चाहिए। आपके ख्याल में आज दोनों साइड का सीज फायर हो जाएगा? देखिए, ये तो वन कांट से, लेकिन असूली तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की तो चूंकि से कोई नहीं है ना, वरना यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर अगर अमल किया जाए और उसका जो चैप्टर 6 है वो कहता है कि अगर बैनुल-अक़वामी अमन को तोड़ना तो दूर की बात है, अगर उसको कोई थ्रेट भी करता है तो उस मुल्क के खिलाफ सफारती तनाई में उसको ले जाएं। नंबर 2, अगर वो ना माने तो सैंक्शंस लगाएं इकनॉमिक। अगर वो भी ना माने तो फिर यूएनओ की फौज उस पर चढ़ाई करे। आपने देखा कि अभी तक इजराइल ने कितनी तबाही की हुई है, कितने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, कितने वो कर। तो अभी हम कैसे ये मान जाएं कि सिक्योरिटी काउंसिल की आवाज के ऊपर ये होगा? ये तो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो कंट्रीज मैटर करती हैं वो बैठ के अगर इसका कोई हल निकालें तो वही बेहतरीन हल होगा कि सीज फायर तो जरूर होना चाहिए। और वो अगर अमेरिका आगे आने से रिलक्टेंट रहा तो सीज फायर जल्दी हो जाएगा, चूंकि इजराइल के दाने जो है ना वो खत्म हो रहे हैं और वो इस तबाही का कभी भी उसने नहीं किया सामना जो अभी उनकी हुई है। तो जब उनका अपना मुल्क अभी गाजा बनने जा रहा है तो दैट इज द रीजन कि वो तैयार हो जाएंगे सीज फायर पे, अगर अमेरिकन उसके अंदर ना आए। और अमेरिकन अंदर आने से पहले सोचेंगे, क्योंकि रशिया ने भी और आज चाइना ने भी कहा है कि सीज फायर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उम्मीद तो है कि इसका सीज फायर हो जाए, लेकिन इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मुकम्मल नहीं हो सकेंगे और वो अटेन नहीं हो सकेंगे, और ये ईरान की फतह है। जनरल साहब, इस वक्त जो इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उस हवाले से जो हमारे तक इत्तलात पहुंच रही हैं, जो सूरत हाल को हम रीड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे न्यूक्लियर जो था वो इशू नहीं है इजराइल के लिए या अमेरिका के लिए। ज़्यादा इशू वहाँ के रजीम चेंज है, जिसके हवाले से वो वहाँ के ईरानी सुप्रीम लीडर को ऑलरेडी थ्रेट कर चुके हैं। ये रजीम चेंज आपको नहीं लगता कि वॉर के ज़रिए, जंग के ज़रिए रजीम चेंज करना एक इंतहाई अहमकाना हरकत है उनकी जानिब से? देखिए, सारी हरकतें अहमकाना है। क्या गाजा के ऊपर चढ़ाई करनी, क्या पैलेस्टीनियन के ऊपर जुल्म सितम करना, क्या मोदी का पाकिस्तान के ऊपर जो चढ़ाई कर देना विदाउट अनाउंसमेंट ऑफ वार, डिक्लेरेशन ऑफ वार, ये सारी वन साइडेड स्टोरी हैं। और ये अमेरिका और इजराइल और इंडिया, और ये देखने के प्रॉब्लम सारे ये क्रिएट। रिजीम चेंज आप कैसे कर सकते हैं? आप एक लीडर को मारेंगे, एक और लीडर आ जाएगा। रिजीम चेंज जो है ना, आपने जो करके देखी है इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना बना के, तो क्या हासिल हुआ है? क्या इराक में वो आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो चुके हैं? और बाकी कंट्रीज के अंदर भी टर्माइल के अलावा कुछ नहीं। और अगर तारीख किसी चीज का सबक देती है तो वो यही देती है कि मुल्कों को यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाए और उनको अपने हालात पे रखे जाए, और कोई भी उनका ऐसा कदम जो दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है उसका नोटिस लिया जाए। तो मेरे ख्याल के अंदर ये रिजीम चेंज एक लीडर मारने से तो रिजीम चेंज नहीं होगी। पूरा ईरान यकसुई के साथ खड़ा है और वो कभी भी वो अपनी अगली हुकूमत आएगी तो वो अमेरिका की और इजराइल की लाइन टो करेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये अमकाना बात आप ठीक कह रही है कि ये अमकाना हरकत है इनकी, और इनसे इसको बाज रहना चाहिए। जनरल साहब, ये भी बताइएगा कि आज अगर यूनाइटेड नेशन, वैसे तो इजराइल ने फ़लस्तीन के मामले पे कभी यूनाइटेड नेशन की सुनी नहीं है, आज अगर यूनाइटेड नेशन सीज फायर, सर मैं कह रही हूँ कि वैसे तो इजराइल ने फ़लस्तीन के मामले पे कभी यूनाइटेड नेशन की सुनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आज यूनाइटेड नेशन सीज फायर करवाने में कामयाब हो जाता है तो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर नहीं कामयाब होता और जैसे इजराइल के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं
उस सूरत में आपको क्या लगता है कि ये जो इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो कोशिश रजीम चेंज की जा रही है ईरान के इनकलाब को, ईरान की हुकूमत रजीम चेंज करने के लिए, तो सर ईरान विल गो टू एनी एक्सटेंट टू सेव इटसेल्फ, और मेरे ख्याल में उनके पास ऑप्शंस भी हैं अपने आप को सेव करने के लिए। देखिए, ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक रिजिलियंट कौम है, एक आजमाई हुई वॉर हार्डन कौम है। 8 साल इराक के साथ जंग की और पूरी तौर के ऊपर उसको सस्टेन भी किया। तो ये जो इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स है ना, ये अंडर एस्टिमेट किया इन्होंने स्ट्रेंथ को, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए उन्होंने यकतरफा तौर पे एग्रेशन किया। और उनका जो अपनी सोच है अहमकाना नेतन्याहू की, वो ये थी कि हम हमला करेंगे तो ईरान जो है वो अमेरिकन बेस पे हमला करेगा, तो अमेरिका हमारे साथ शामिल हो जाएगा, तो हम फिर ईरान की ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। उन्होंने, ईरानियों ने अपनी एक अक्लमंदी के साथ वो थ्रेटन करते रहे, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। और अमेरिका ने भी एक सबूत इसका अभी तक यही दिया है अक्लमंदी का कि वो जंग के अंदर ना कूदे, वरना इनका निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। ईरान जैसे बड़े मुल्क को, जो पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा है और तकरीबन उनकी 9-10 करोड़ की आबादी है, उसको ये टिटली पिटली मुल्क जो उसका 17वां हिस्सा है और इसकी आबादी उनके खाके पा भी नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं? उधर आके जाके आप हमले करके वो करेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर डेवलप कर देंगे। तो ये मिस कैलकुलेशन है, जैसे मोदी ने की इधर, वैसे ही इजराइल ने वहां की है। और अभी वो दुम छुपा के भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अपने जहाज भी वो उन्होंने इजराइल में पार्क नहीं किए हुए, साइप्रस में जाके पार्क किए हुए हैं, और लोग डरे हुए और भागे हुए, क्योंकि वो कैजुअलिटीज के आदी ही नहीं है। और इधर ईरान उनकी, हालांकि सिविल लोगों पे हमला नहीं कर रहा, दैट इज वाई ओनली डेथ जो है 20 या 25 है। लेकिन जो इजराइल है वो तो आबादियों पे हमला करता है, दैट इज वाई गाजा में 55,000 बच्चे और औरतें शहीद हो गए हैं। तो इन्होंने तो ह्यूमन राइट्स की भी नहीं, इन्होंने तो तबाही और बर्बादी कर दी है, इन्होंने तो जो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ का ख्याल नहीं है, इनको यूएन के चार्टर का ख्याल नहीं है, इनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है। और ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को इंडिया में मोदी और उधर इजराइल में जो करप्ट जो चीफ मिनिस्टर नेतन्याहू, वो चीफ प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने टेन्योर को प्रोलॉन्ग करने के लिए ना सिर्फ अपने मुल्कों की सलामती को दांव पे लगा रहे हैं, बल्कि वो खित्ते की और बैनुल-अक़वामी सलामती को भी दांव में लगा रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर भी बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है कि हमें जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर ट्रंप नो वॉर प्रेसिडेंट है तो यहाँ इस बात का सबूत दे। और ईरानियंस रेडी थे, आप देखिए उनका डायलॉग हो रहा था, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको चीट किया गया, वो उधर बात कर रहे हैं और देवर एग्रीइंग कि हम 60% से ज्यादा नहीं करेंगे, आप इंस्पेक्ट, वो कहते थे IAEA की बजाय अमेरिकन इंस्पेक्टर भी इंस्पेक्ट करें, इसके ऊपर वो उनका मुआहदा होने जा रहा था। और रातों रात इन्होंने इसने कहा कि मुआहदा हो ही ना जाए, और ये उसके ऊपर चढ़ाई करके तो आगे चल पड़ा। क्योंकि इसका गुस्सा है हमास पे, हिजबुल्लाह पे, हूथियों के ऊपर, और ये शाम से जो कुछ होता रहा रेजिस्टेंस, तो ये कहना चाहता है कि मैं बेताज बादशाह बन जाऊं मिडिल ईस्ट का, और लार्जर मिडिल ईस्ट के ऊपर हमारा एक इजराइल का पूरा कब्जा हो। तो ये ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तो ईरानियंस ने अपना खून दे के, अपनी लीडरशिप को कुर्बान करके भी उन्होंने इजराइल को मजबूर किया हुआ है, और आप देखेंगे कि आखिरकार वो इसकी सीज फायर के ऊपर रेडी होगा। जी, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने जनरल साहब की बात सुनी। यहाँ पे ओवरऑल जो भी डिस्कशन होती है, अगर डिफेंस के हवाले से भी अगर देखें, सिविलियंस के हवाले से भी देखें, तो हम ईरान के साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हैं, और हमारी दुआ है कि ईरान विन करे। मज़ीद डिस्कशन करेंगे, ईरान से भी जानेंगे, तेहरान से भी जानेंगे क्या सूरत हाल है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ना दुनिया में रह के मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ो। फरमाया क़यामत में जब तुम्हारा दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर होगा ना, यहाँ तुम बैठोगे सुख के साथ दुरूद पढ़ोगे। लेकिन फरमाया क़यामत वाले दिन जब तुम्हें दुश्वार गुजार और सख्त रास्तों से गुजरना पड़ेगा